ठीक है, ये दो चीज पढ़े थे हमने, कंडक्टर्स एंड शील्डिंग इफेक्ट्स। तो सबको समझ आई ये चीज? कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी सबको पता लग गई? E Yes, इनसाइड sir. 0 होता है, Q इनसाइड 0 होता है, ये सब चीज डिस्कस की है। V कांस्टेंट होता है और E परपेंडिकुलर होता है सरफेस के साथ में। ये चार प्रॉपर्टीज थी कंडक्टर्स की, ये चारों हमने डिस्कस की है, प्रूव भी किया है चारों के, ठीक है। और जिसने नहीं देखा वो यूट्यूब पे जाके देख भी लो, ठीक है। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में हमने क्या देखा था, हमने इसमें दो इफेक्ट देखे थे। एक तो कैविटी प्रॉब्लम्स बोलते हैं उसको। तो जो हमने कल ये किया था ना, जैसे एक फिगर बनाई थी इस तरह से, इसके अंदर चार्ज रखा था, ठीक है। तो ये कंडक्टर है और ये अंदर कैविटी बोलते हैं इसको, कैविटी, कंडक्टर्स विद कैविटी। तो अंदर चार्ज है तो किस तरह से बिहेवियर करेगा, ठीक है। एक नॉर्मल शील्डिंग इफेक्ट क्या था, ये भी शील्डिंग इफेक्ट देगा अपने को, ठीक है, अगर बाहर से कुछ लाइट वगैरह, लाइटनिंग वगैरह कुछ होगी। और एक चीज़ ये भी देखी थी कि अगर मैं इसके अंदर चार्ज रखूँ भी ना, अगर इसमें कोई चार्ज है भी नहीं, तो क्या होगा, न्यूट्रली रहेगा। और अब बाहर से कुछ ऐसे लाइटनिंग वगैरह होती है, जैसे ऐसे कोई लाइटनिंग हुई, ये कोई लाइटनिंग हुई है, तो अंदर कुछ नहीं इफेक्ट होगा, अंदर ई अभी भी जीरो रहेगा। इस केस में क्या था, यहाँ पे ई जीरो था लेकिन यहाँ ई जीरो नहीं था, ठीक है। दोनों चीज़ मैंने बताई थी कल, ठीक है। कल वाली चीज़ें सबको समझ में आई थी, जिसको नहीं आई वो यूट्यूब पे जाके, ठीक है, ठाकुर फिजिक्स क्लासेस से देख लेना प्ले लिस्ट में ना। अच्छा, तो ये शील्डिंग इफेक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे भी चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा थोड़ा सा पार्शियली, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, अंदर सिंस अभी भी जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना, सब मैंने डिस्कस किया था। आज हम नई चीज़ डिस्कस करेंगे। क्या टॉपिक था अपना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। नाम सुना है किसी ने, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस? नाम सुना है किसी ने? Yes, sir. सर क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, क्या होता है? कंडक्टर्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस क्या होते हैं, फ्री होते हैं ना। भाई कंडक्टर्स में जो नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स Yes, होते हैं, वो फ्री sir. होते हैं, तो वो मूव कर सकते हैं कहीं पे। तो वो अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं कंडक्टर्स की अलग अलग लोकेशंस में, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है और ये शेल है मेरे पास, कंडक्टिंग शेल, ठीक है ना। स्फीयर भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, स्फीयर ले लो चाहे शेल ले लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कंडक्टर है, आर रेडियस का कंडक्टर है, ठीक है। इसको मैं कंडक्टर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें पता है कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। अगर मैं इसको क्यू चार्ज दूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको क्यू चार्ज देता हूँ तो सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, सरफेस पे आएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। ये पता है सबको कंडक्टर की प्रॉपर्टी, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, सारा बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं क्यू चार्ज देता हूँ, मान लो Q1 चार्ज दिया और रेडियस R1 है, ठीक है। तो इस कंडक्टर 1 का पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, V ऑन सरफेस कितना होगा, V1 जिसको मैं बोलता हूँ ऑन सरफेस, कितना होगा, बताएगा कोई? K1 by R1। K1 by R. Q1 by R। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली मैं एक स्फीयर और बनाता हूँ यहाँ पे, इसकी रेडियस कम कर देता हूँ, ठीक है, R2 कर दी, और इस पे मैंने चार्ज Q2 कर दिया, ठीक है। ये कंडक्टर 2 है, इसका पोटेंशियल कितना होगा सरफेस पे, Q2 by R2। Q2 by R2। R2। ये जो बीच में कौन कर रहा है, सब रिकॉर्डिंग में आ रहा है, ठीक है। बीच में जो माइक ऑन करके कुछ बोल रहा है ना, ये सब रिकॉर्डिंग में आ रहा है, ठीक है। तो चलो, ये कंडक्टर 1 में और कंडक्टर 2 के अंदर ये पोटेंशियल है V1 और V2। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तुम बता सकते हो कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो बता सकता है कोई, बता सकता है किसका पोटेंशियल ज्यादा है, V1 और V2 का, किसका पोटेंशियल ज्यादा है? 2 का होना चाहिए। 2 का, और कोई? सर अगर चार्ज सेम हो ना तो 2 का ही। 2 का, सही है। अगर चार्ज दोनों में सेम हो, Q और Q, Q1 Q2, तो फिर इसका 2 का ज्यादा होगा। क्यों?
और जैसे अगर तुम V1 और V2 को कंपेयर करो, जैसे मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ V1 और V2 को, V1 रेशियो V2 निकालना एक बार, V1 बाई V2 कितना आएगा, यहाँ पे Q1 आएगा, R1 आएगा, और इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे Q2 आएगा, यहाँ पे R2 आएगा। अब इस रेशियो को निकालने के लिए तुम कौन ज़्यादा है, V1 ज़्यादा है कि V2 ज़्यादा है, तो ये वाली टर्म ज़्यादा है कि ये वाली टर्म ज़्यादा है, ये चेक करना पड़ेगा, है ना। तो फिर अगर मैं बोल दूं कि दोनों में अगर चार्ज सेम है तो तुम बोल सकते हो हाँ इसका पोटेंशियल ज़्यादा है इससे सेकंड का। लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि किसका चार्ज ज़्यादा है किसका चार्ज कम है, ठीक है। तो एक हम आर्बिट्री ले लेते हैं कि इसका चार्ज ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, मान लेते हैं, मान सकते हैं मानने को, तो इसका भी मान लो पोटेंशियल ज़्यादा है, तो किसी एक दोनों में से एक का पोटेंशियल ज़्यादा मान लो, ठीक है। मान लो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, V2 इज ग्रेटर देन V1, ठीक है। मतलब Q1 बाई R2 इज ग्रेटर देन, सॉरी Q2 बाई R2 इज ग्रेटर देन Q1 बाई R1, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ये बात सबको समझ में आई? अच्छा Yes, अब मेरे sir. को बताओ, 10th क्लास में तुमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। तो तुमने बैटरी पढ़ी थी, वहाँ पे सेल पढ़े थे, ठीक है। तो एक उसमें हाइयर पोटेंशियल होता है, एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है, हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, पता होगा सबको ये। Yes, sir. तो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, हाइयर होता है एक लोअर होता है, ठीक है। फिर इसको ऐसे वायर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो करंट क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस कहाँ फ्लो होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, Positive से negative. पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह से। मतलब तुम बोल सकते हो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, है ना। चार्जेस Yes, का sir. जो फ्लो है वो हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये एक प्रकार से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों नहीं है, चार्जेस कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं उसमें। ये लेकिन ये हमारा सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक है, नहीं है, यहाँ पे चार्जेस फिक्स हैं, ऐसे ही रहेंगे, ये चार्जेस ऐसे ही रहेंगे, फिक्स रहेंगे, कांस्टेंट रेस्ट पे रहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है सब, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं था, लेकिन हाइयर टू लोअर पोटेंशियल वाली बात तो वैलिड रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब लेकिन चार्जेस मूव करवाने हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं रहेगा। तो कैसे करवा सकते हैं, इसका हाइयर पोटेंशियल है, इसका लोअर पोटेंशियल मान लिया मैंने, लेट, है ना, लेट क्या माना मैंने, V2 इज ग्रेटर देन V1, ठीक है। तो ये किस कंडीशन पे हो सकता है, पता नहीं लगा ना, V2 इज ग्रेटर देन V1 किस पे हो सकता है, Q2 बाई R2 शुड बी ग्रेटर देन Q1 R1। अगर मैं ऐसा लेट करता हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो इसको हाइयर लिख देता हूँ, इसको लोअर लिख देता हूँ। अच्छा अब ये किस तरह से, अब जैसे इसी सिस्टम को मानो पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये कब कंडक्टिंग कर सकता है, कब कंडक्ट कर सकता है, जब तुम इसके बीच में कंडक्टर लगाते हो, एक वायर लगाते हो, ठीक है। तो दोनों को मैंने एक वायर से जोड़ दिया, ये वायर है कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, तो चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हाइयर टू लोअर, लोअर टू हाइयर, Higher to lower. हाइयर टू लोअर, Higher to lower. है ना। यहाँ पे तो क्या था, ये कंटिन्यूसली मूव करता था, क्यों था, बैटरी का काम था कंटिन्यूसली चार्ज प्रोवाइड करना, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, और ये चार्ज मूव लगातार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली नहीं कर सकता। कब तक चार्ज ये मूव करेगा, ये क्यू चार्ज मान लो, स्मॉल क्यू चार्ज इधर मूव किया, ठीक है, इधर चार्ज मूव किए, कब तक मूव करेगा, कोई बताएगा कब तक मूव कर सकता है ये। Sir, जब potential same ना हो जाए हाँ जब हाँ, तक. जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो इसकी जो ये इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल था, तो ये फाइनल कंडीशन कब कहाँ तक बना देगा, कि जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है। ये तो चेंज नहीं होगा, R1 R2 तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो कुछ चार्जेस ने यहाँ से मूव किया, भाई कुछ चार्जेस इधर से इधर आए ना, भाई चार्जेस यहाँ से यहाँ आए, तो यहाँ से कुछ चार्ज कम हुआ, यहाँ से कुछ चार्ज घटा, तो जैसे मतलब बढ़ा, तो यहाँ से अगर स्मॉल क्यू चार्ज गया है यहाँ से, तो यहाँ पे Q2 माइनस स्मॉल क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे Q1 प्लस स्मॉल क्यू हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात भाई, अगर ये यहाँ से यहाँ चार्ज कुछ स्मॉल Yes, क्यू sir. जाता है, तो यहाँ Q2 माइनस स्मॉल क्यू हो जाएगा, Q1 प्लस क्यू कैपिटल स्मॉल क्यू हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि वो चेंज होने के बाद में इसका Q2 डैश हो जाएगा, चेंज हो गया, इसका Q1 डैश हो जाएगा। तो कितना होगा Q2 डैश Q1 डैश, Q2 डैश कितना होगा, Q2 माइनस Q, और Q1 कितना होगा, Q2 Q1 प्लस ये स्मॉल क्यू, ठीक है। इतना चार्जेस यहाँ से यहाँ आ गया। अब मेरे को ये बताओ कि अब कि कब तक जाएगा, फाइनल कंडीशन कब तक बनेगी, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब इसका पोटेंशियल V हो जाएगा और इसका भी V रह जाएगा, V फाइनल, ठीक है। इसका कितना था पहले पोटेंशियल V2, इसका V1 था, और फाइनल कंडीशन में आके दोनों का V सेम रह जाएगा,
फिर इसके बाद में यहाँ पे जाके कोई चार्ज मूव नहीं करेगा और ये स्टॉप हो जाएगा और ये फाइनल कंडीशन बन जाएगी ऐसी। क्या यहाँ तक सबको समझ आया? यस सर। ठीक है, तो यस सर। इसकी Yes, sir. फाइनल कंडीशंस अपने चेक करते हैं क्या आ रही है। तो फाइनल कंडीशन यहाँ पे क्या आएगा कि जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इनका एक कॉमन पोटेंशियल होगा। कॉमन मतलब इसका v और इसका v मतलब सेम, मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा और यहाँ भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात सबको समझ में? तो इस पॉइंट पे एक कॉमन पोटेंशियल होगा, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों साइड जीरो है, तो ये v कॉमन। ठीक है, तो इनका v कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, कोई बता सकता है मेरे को? v कॉमन कितना हो सकता है, सोच के देखो। v कॉमन पोटेंशियल कितना हो सकता है? ठीक है, या v ओनली v भी लिख सकते हो, जो इकट्ठा पोटेंशियल जो v कॉमन है कितना होगा कि चार्जेस कितने हो गए टोटल, टोटल चार्ज कितना हो गया? अभी तो Q1 डैश है और Q2 डैश है, लेकिन टोटल चार्ज अभी भी तो Q1 प्लस Q2 ही है, चार्जेस थोड़ी बदलेंगे। अगर भाई तुम यहाँ से यहाँ चले गए, नेट चार्ज कितना है इस पे? नेट चार्ज कितना है अभी भी? Q1 प्लस Q2 है, इस पे नेट चार्ज कितना है बता सकता है कोई? दोनों को जोड़ दोगे सर तो Q1 प्लस Q1 डैश टोटल तो प्लस Q2 Q1 डैश, प्लस। टोटल तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें से स्मॉल क्यू घट गया, इसमें स्मॉल क्यू बढ़ गया, तो तुम इनको भी जोड़ोगे, स्मॉल क्यू प्लस का स्मॉल क्यू माइनस का, वो जोड़ोगे दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और यही बन जाएगा Q1 प्लस Q2। तो कॉमन जो पोटेंशियल रहेगा वो Q1 प्लस Q2 पे ही डिपेंड करेगा, तो के Q1 प्लस Q2, ठीक है, और डिवाइड बाय में R1 प्लस R2, ये कॉमन पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, ये नोट कर लो सारे, इतना नोट कर लो एक बार। इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारा। ठीक है, मैं इसको फिर से बताता हूँ। ठीक है, तो हमारा v कॉमन कितना निकल के आया, जो v कॉमन निकल के आया कितना निकल के आया, k Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। कंडीशंस क्या थी, मैं फिर से बना देता हूँ। ठीक है, ऐसा ही था। ठीक है, वायर से कनेक्ट किया, चार्ज इस साइड मूव किए। ठीक है, ये हाइयर है ये लोअर है। इसका पोटेंशियल कितना था V2 का, k Q2 डिवाइड R2। इसका कितना था V1, k Q1 डिवाइड बाय R1। तो ये फाइनल कंडीशन कैसी बनी, ऐसी बनी, ये R2 है, ये R1 है, ठीक है, ये Q1 डैश है, ये Q2 डैश है। ठीक है, अभी कोई फ्लो नहीं करेगा और इनका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, V कॉमन या V, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, तो ये V कॉमन निकला हमारा, क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम, के Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, सिंप्लीफाई कर सकते हो, Q1 Q2 की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से Q1 की क्या वैल्यू आएगी, देखो Q1 की वैल्यू क्या आएगी, V1 R1 डिवाइड बाई K। ठीक है ना, यहाँ से Q2 की क्या वैल्यू आएगी, V2 R2 डिवाइड बाई K। दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, क्या निकल के आएगा, V कॉमन क्या निकल के आएगा, K ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा कॉमन से। ठीक है, तो क्या आएगा, V1 R1 प्लस V2 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये नोट कर लो सारे, या तो ऐसा लिख दो इसको या फिर ऐसा लिख दो, एक ही बात है। चार्जेस गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर तुम्हें पोटेंशियल गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सबको समझ आया ये बात? यस सर। कॉमन पोटेंशियल का मतलब सबको समझ में आया? Yes. यस सर। ठीक है, नोट कर लो।
ठीक है, यहाँ से सबको क्वेश्चन देता हूँ मैं। इसका पोटेंशियल V1 है, इसकी रेडियस R है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसकी रेडियस भी R है, सेम रेडियस है, ठीक है। और अगर इसको कंडक्टिंग वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, सारे कैलकुलेट करो। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, सारे कैलकुलेट करो। V1 plus V2 by 2। चलो चेक करते हैं। नहीं फॉर्मूला आ क्या रहा। था, 1 plus V2 V1 by 2 R1 प्लस V2 R2 डिवाइड बाय कितना, V1 R1 प्लस V2 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, यही था फॉर्मूला। सिंस हमें गिवन है R1 R2 इक्वल है किसके बराबर, R के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ भी R पुट कर दो, यहाँ भी R पुट कर दो, R पुट कर दो, R पुट कर दो, कितना आएगा V1 प्लस V2 V1 plus V2 by 2। सबसे हो गया ये। Yes sir। Yes, sir. yes sir Yes sir। एक और करो। ठीक है, रेडियस नहीं गिवन है मेरे को, चलो रेडियस भी गिवन है, ठीक है। इसकी R1 गिवन है, ठीक है, सेम गिवन है, R गिवन है, सेम रेडियस गिवन है, ठीक है। इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q है, सिर्फ Q, इसका चार्ज 2Q है, ज्यादा चार्ज है तो इस साइड मूव करेगा, पता लग गया होगा, ठीक है। अच्छा बताओ मुझे V कॉमन कितना आएगा, सब करो कैलकुलेट, V कॉमन कितना आएगा। थ्री by 2 KQ by R। yes sir यही है यही है। चेक करें, फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला लगा दो, K Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये था फर्स्ट फॉर्मूला, जहां से ये बना था। फर्स्ट फॉर्मूला ये था, सेकंड ये था, ठीक है। K Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, 3Q, ठीक है ना। और R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, सेम है, R और R 2 है ना, तो कितना होगा 3/2 KQ बाई R। सबको समझ में आया। Yes sir। अगर इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो ये KQ बाई R किसके इक्वल है, V1 के इक्वल है ना ये, तो इसको ये भी लिख सकते हो 3/2 V1, ऐसा भी लिख सकते हो, बाकी यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद में रीडिस्ट्रीब्यूशन सबको समझ में आया। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन के एक दो प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी है, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस कैसे हो जाते हैं, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस कैसे हो जाते हैं, जैसे इसके आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है ना, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से कोई फ्लो नहीं होगा, है ना। इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 डैश, और ये आ जाएगा Q2 डैश, सबको पता है ये चीज, सबको पता है ना। yes Yes, sir. रीडिस्ट्रीब्यूशन कब रुक जाता है, जब तुम्हें पता है कि इसका V1 और V2 डैश दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसका पोटेंशियल बाद वाला और इसका पोटेंशियल पहले वाला दोनों इक्वल हो जाएंगे, यही तो है ना, मतलब V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश Yes, हो sir. जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इक्वल की कंडीशंस लगा सकते हो दोनों में। इसका इक्वल करवाने के लिए क्या करोगे, इसका पोटेंशियल नया क्या बना, V1 डैश कितना बना है, K K Q1 Q1 डैश dash upon R1. R1 तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा K Q2 डैश डिवाइड बाय R2 R2, ठीक है। K से K कैंसिल, तो यहाँ से क्या निकल के आया, Q1 डैश डिवाइड बाय R2 इज इक्वल, सॉरी R1 इज इक्वल टू Q2 डैश डिवाइड बाय R2, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो Q1 बाई R का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रह है, इसको तुम अगर और भी नंबर ऑफ इसमें स्फीयर अगर तुम कंसीडर करना चाहो तो ये इस तरह से चलता रहेगा ऐसे, Q बाई R कांस्टेंट रहेगा, है ना।
तुम्हें एक चीज पता लग रही होगी कि Q बाई R यहाँ पे कांस्टेंट है, तो क्या Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है? क्या Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है? ये R यस अगर दिया सर। जाएगा तो Q डायरेक्टली Yes. प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा ना। Q1 Q डैश सॉरी Q डैश Q डैश Q डैश Q और Q डैश में फर्क है। Q इनिशियल चार्ज था, Q डैश फाइनल चार्ज है। तो फाइनल चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फाइनल चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन is directly proportional to radius of sphere। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद स्फीयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो जितने अब तुम क्या है, अब तुम्हें पता लग रहा है कि रेडियस किसकी ज्यादा है, R1 की ज्यादा है R2 से। अब हाँ, अब तुम ये कंक्लूजन निकाल सकते हो सिंस क्या है R1 इज ग्रेटर देन R2, है ना, ऐसा है। तो इसका मतलब आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, Q1 डैश होगा वो डेफिनेटली ज्यादा होगा Q2 डैश से, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात सबको समझ में आई? जिसका जितना ज्यादा रेडियस होगा स्फीयर का आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, उस पर उतना ज्यादा चार्ज आ जाएगा। और ये प्रॉपर्टी अगर तुमने किसी ने पढ़ी हो, कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी हो, कैपेसिटर किसी ने पढ़ा है, कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर, ये कुछ इस तरह से पढ़ा है? तुम में से किसी ने कैपेसिटर पढ़ा है? हेलो, नो सर। नहीं पढ़ा? तो अगर तुम कैपेसिटर में, तो ये चीज जरूर आएगी, क्या आएगी कि जिसके पास जितनी ज्यादा रेडियस होगी, जो मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर्स में पढ़ोगे, सारे कैपेसिटर्स में, तो जिसकी जितनी ज्यादा रेडियस होगी, ठीक है, वो उतना ज्यादा चार्ज को क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा उतना ज्यादा। ठीक है, तो इसकी जितनी ज्यादा तुम बड़ी रेडियस कर दोगे, वो चार्ज ये Q1 डैश उतना बढ़ता रहेगा और ये इतना घटता रहेगा Q2। ठीक है, ये सबको आया समझ में ये चीज? Yes, sir. यस सर। ठीक, Yes, sir. तो यस सर। है ना। चलो इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, न्यूमेरिकल्स कर लोगे इस पे, है ना। नॉर्मली फॉर्मूला लगाना है तुम्हें, न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। कोरोना डिस्चार्ज कितने लोगों ने सुना है? कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज किसी ने No, नाम sir. सुना? तुम्हारे No, sir. +2 क्लास में पहले सिलेबस में होता था वेन डी ग्राफ जनरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सुना है? कोई पुरानी बुक्स उठाएगा कोई एनसीईआरटी की, तो वहाँ पे था वेन डी ग्राफ जनरेटर, देखा किसी ने वेन डी No, ग्राफ sir. जन सर। किसी ने देखा है, सुना है नाम इसका, वेन डी ग्राफ जनरेटर? यस सर। वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है? वेन डी ग्राफ जनरेटर बता नहीं रहा हूँ, मतलब इस सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, बस जस्ट जनरल डिस्कस कर रहा हूँ। क्या होता है वेन डी ग्राफ जनरेटर? वेन डी ग्राफ जनरेटर में क्या होता है कि एक छोटे से सोर्स से क्या, जनरेटर से क्या करते हैं, चार्जेस को क्या करते हैं, बड़े स्फीयर के ऊपर, बड़े कंडक्टर के ऊपर एक्यूमुलेट करते हैं, फिर वहाँ पे हाई पोटेंशियल बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन में रेडियस बढ़ जाएगा स्फीयर का, रेडियस बढ़ जाएगा, तो उसमें होता क्या है, वेन डी ग्राफ जनरेटर में एक बड़ा स्फीयर होता है इस तरह से, और एक अंदर उसके छोटा सा स्फीयर होता है। ठीक है, तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, ये चार्जेस क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करवाते हैं, लोअर पोटेंशियल सॉरी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, चार्जेस मूव कर जाएंगे। अब ये जितनी बड़ी रेडियस होगी इसकी इसकी तो वो क्या करेगा, उतना ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट करेगा, उस पर चार्ज बहुत ज़्यादा आ जाएगा इस स्फीयर पे, बड़े वाले स्फीयर पे, है ना। तो इंटरनेट पे सर्च करना वेन डी ग्राफ जनरेटर होता क्या है। तो जितना बड़ा रेडियस है उतना ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट करेगा। ठीक है, तो वही जो हमने पढ़ा था ना अभी, क्या पढ़ा था अभी, जो हमने जो लास्ट जो रिजल्ट देखा है, वो क्या होता है कि जो Q डैश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है ना। तो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो रेडियस ज़्यादा है इसकी, तो चार्ज भी ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा चार्ज होगा, क्योंकि रेडियस का रेशियो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है, तो चार्ज बहुत ज़्यादा इसमें एक्यूमुलेट होगा। यही हम यूज करेंगे, ठीक है, एक प्रकार से हाइयर पोटेंशियल बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है ना। चार्ज एक्यूमुलेट करने के लिए वेन डी ग्राफ जनरेटर का यूज होता है, हाइयर चार्ज, बहुत ज़्यादा चार्ज आता है यस सर। स्फीयर पे। इंटरनेट पे सर्च करके देखना वेन डी ग्राफ जनरेटर होता है क्या, है ना, तो आपको तुम्हें यही चीज़ दिखेगी वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज करके भी होता है, कोरोना डिस्चार्ज, उसकी प्रिंसिपल है कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें इस तरह से, जैसे इस तरह की शेप के कुछ
चार्ज ट्रांसफर होते हैं, जैसे इस तरह के कोरोना डिस्चार्ज होता है। जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स कैसे बना हुआ, ये पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स है, ये वाला पॉइंटेड है, ये वाला पॉइंटेड है, ये वाला अनपॉइंटेड है। तो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स पे क्या होता है, चार्ज जल्दी से क्या करता है, यहाँ पे जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट कर सकता हूँ, क्योंकि एरिया मानता हूँ इसका, तो सिग्मा से डिनोट कर सकता हूँ। इसकी जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा बहुत ज़्यादा होती है इस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स पे, और यहाँ सिग्मा बहुत कम होती है। इसका कोई रीज़न बता सकते हैं? ठीक है, वैसे सिलेबस एरिया में कम नहीं है। है, पर मैं ऐसे जनरल डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं, ये रीज़न नहीं है, ये काम है, ये रीज़न नहीं है। और कोई? हम्म, बताएगा? यहीं से एक रिलेशन और निकलती है, क्या? सिग्मा डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, ये होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं, देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं इसको। सिग्मा डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, अगर ऐसा होगा, क्योंकि इस देखो, इस ये छोटा सा स्फीयर मानो, ये बड़ा सा स्फीयर मानो। ठीक है, किसकी रेडियस ज़्यादा है? इसकी। भाई जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसकी सिग्मा कम होगी, तो इसकी रेडियस ज़्यादा है, इसका सिग्मा कम होगा। इसकी रेडियस कम है, इसका सिग्मा क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिग्मा कम होगा। ठीक है, तो ये होमवर्क प्रॉब्लम है, देखते हैं इस रिजल्ट, ये रिजल्ट मैंने बता दिया है कैसे निकलेगा, सबको पता है ना ये रिजल्ट। इस रिजल्ट से तुम्हें इस रिजल्ट पे जाना है, कैसे जा सकते हो। ठीक है, ये होमवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब तुम्हें क्या प्रूव करना है कि क्यू डैश डिवाइड बाय Q1/R1 इज इक्वल टू Q2 डैश बाई R2, ऐसा प्रूव किया था अब तक। ये प्रूव कर लिया हमने। अब तुम्हें क्या प्रूव करना है, तुम्हें ये प्रूव करना है Q1 डैश सिग्मा 1 डैश R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 डैश R2। ये प्रूव कर सकते हो सारे, यहाँ से यहाँ प्रूव करना है तुम्हें, फिर तुम यहाँ से यहाँ निकल जाओगे। ठीक है, जो होमवर्क है देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस रिजल्ट में किसी को डाउट? No, कोई है sir. कोई जिसे डाउट? नो सर। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गया है ना। इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया था जो लास्ट लेक्चर था उसमें। ठीक है, मतलब इसके बाद में जो इस चैप्टर का जो टॉपिक रहता है वो कैपेसिटर्स है। ठीक है, इसके बाद हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कंडक्टर हमने पढ़ लिया और कैपेसिटर उससे रिलेटेड ही है। तो कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे कल की क्लास से। ठीक है, कल की क्लास से कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारा एक टॉपिक रह गया था, तो वो कर लेते हैं। ठीक है, तो डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक रहा हुआ है। किस किसने पढ़ लिया टॉपिक? पढ़ लिया सर। पढ़ लिया सर। चलो Yes, देखते sir. हैं। चलो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस पुट करूंगा, देखते रहना साथ साथ। ठीक है, दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बाद में मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, और उसमें फिर एक डाइपोल को रखेंगे, है ना। एक्सटर्नल लिखता हूँ, एक्सटर्नल, मतलब जो बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो जैसे इस तरह से मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जो एक्सटर्नली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, थ्रू आउट द टाइम क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, कैसे बना सकते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पता होगा सबको, कैसे बना सकते हो? इनफाइनाइट प्लेट से, इसको पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लेट कर दो, इसको नेगेटिव इनफाइनाइट प्लेट कर दो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। नहीं पता सबको? Yes, sir. है ना। Yes, और sir. इसके बीच में यहाँ डाइपोल रखेंगे अपन, तो ये इस रीजन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक डाइपोल को रख रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को और एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह से। एक मैंने डाइपोल रखा, ठीक है, ये इसका सेंटर मान लेता हूँ, ये एक्सिस मान लेता हूँ। अच्छा, तो डाइपोल का कोई भी ओरिएंटेशन हो सकता है, मैं एक जनरल ओरिएंटेशन मानता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा मैंने डाइपोल रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा बना रहा है। डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है ना। तो एक चार्ज को ये ले लिया, एक चार्ज को ये ले लिया, इसको माइनस क्यू ले लेता हूँ, इसको प्लस क्यू ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास डाइपोल है, डाइपोल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक है, तो अब कोई इसमें मेरे को डाइपोल मोमेंट बता सकता है कि किस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, कोई बता सकता है?
नेगेटिव टू नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है पी वेक्टर, ठीक है। और ई वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये है, ये ई का है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये डाइपोल है पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों के बीच में एंगल्स डिफाइन करते तुम, ऐसे नहीं है कि डाइपोल के बीच में थीटा, डाइपोल के बीच में थीटा तो ऐसे भी हो सकता है, ये नेगेटिव कर दो ये पॉजिटिव कर दो, लेकिन तुम हमेशा डिफाइन करोगे डायरेक्शन डाइपोल की, वो कैसे करो, डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग, डाइपोल मोमेंट और ई वेक्टर के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, चलो ये बात तो हमने इसको इस तरह से डोनेट रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्रेजेंटेशन की बात है। अब इस पे हम नेट फोर्स देखते हैं, डाइपोल पे नेट फोर्स, है ना, डाइपोल पे नेट फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है मैंने इसको, तो डाइपोल पे नेट फोर्स निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं नेट फोर्स ऑन डाइपोल? कैसे है डाइपोल, ऐसे रखा हुआ है, एक ऐसे रखा हुआ है, एक ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है ना। तो इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है डाइपोल के, अगर तुम्हें पता है कि अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसमें चार्ज में पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस पॉइंट चार्ज पे राइट हैंड पे ही लगेगा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड की डायरेक्शन। डायरेक्शन में ही लगेगा, और कितना लगेगा, Q इंटू ई लगेगा। ये सबको पता है बात, इसे यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड में यस चार्ज यस पॉजिटिव सर। रख दूंगा तो प्लस क्यू ही लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इसमें कितना फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, Q इंटू ई। क्यूई। किस पे लग रहा है, प्लस क्यू चार्ज पे, तो इसको प्लस लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्यू चार्ज पे स्मॉल क्यू इंटू ई फोर्स लग रहा है। सिमिलरली नेगेटिव पे कैसे लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो अपोजिट नेगेटिव में। क्यू डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सेम मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड इसका इंटू ई, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और कितना लगेगा, एफ नेगेटिव क्यू इंटू ई, क्यूई। ठीक है। एफ नेगेटिव नोटेशन है, सिर्फ ये ध्यान रखना, एफ नेगेटिव नोटेशन। तो तुम्हें पता लग रहा है कि ये फोर्स ये फोर्स आपस में एक दूसरे को इक्वल है ना, है ना, इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर। अब तुम देखो इक्वल एक्स एंड एक्सिस अपोजिट। में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, और कितना लग रहा है, क्यू इंटू वी। तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट फोर्स कितना लगेगा डाइपोल पे, 0। ये सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब देखते हैं टॉर्क कितना लग रहा है, ठीक है। टॉर्क तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, टॉर्क। यस सर। टॉर्क कब लगता है, दो फोर्स, अगर हमारे दो फोर्सेज हो, कोई भी दो फोर्स हो, अगर उन दो फोर्सेस के बीच में, ठीक है, या सिंगल फोर्स भी हो, और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होता है वहां पे, पता होगा तुम्हें, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ये जैसे मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दी, है ना। तो ये जैसे इनसाइड द प्लेन है, ठीक है ना, इनसाइड द प्लेन या आउटसाइड द प्लेन जो भी सोच रहे हो तुम, तो इसके अंदर है एक्सिस, ठीक है, अंदर की तरफ जा रही है एक्सिस। तो इसके आर डिस्टेंस के ऊपर कोई भी फोर्स लग रहा है, आर डिस्टेंस के ऊपर कोई भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस तरह से फोर्स, कोई भी ऐसे फोर्स लग रहा है ना। तो तुम क्या निकाल सकते हो, टॉर्क निकाल सकते हो, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये आर डिस्टेंस के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है इस तरह से। तो ये क्या कर रहा है, फोर्स, जो फोर्स लग रहा है, फोर्स को एक्सटेंड करना है एक बार, ये देखो, फोर्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन क्या एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्रॉस नहीं कर रहा है ना फोर्स का डायरेक्शन। हेलो, यस सर। ठीक है। तो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्रॉस पास नहीं कर रहा, कुछ डिस्टेंस बना रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच में, ठीक है, तो इस पेयर को हम टॉर्क बोलते हैं। कि ये जो फोर्स है ना, ऐसे है तो लीनियर फोर्स, लेकिन ये फोर्स क्या करेगा, इस जो भी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या करेगा, रोटेट कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये यहाँ से जुड़ा हुआ है कहीं किसी किसी मेथड से। अगर यहाँ से ये फिक्स ना होता तो क्या करता, फिक्स ना होता तो ये सीधा ही चला जाता पार्टिकल, लेकिन यहाँ पे ये फिक्स है, किसी चीज से जुड़ा है, जैसे यहाँ पे कुछ फोर्स से जुड़ा है ये, है ना, डाइपोल है ये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ फोर्स लगाऊंगा तो इसके पास एक रोटेशनल इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो वो रोटेशनल इफेक्ट को हम कैसे मेजर करते हैं, टॉर्क से मेजर करते हैं। तो टॉर्क क्या है, फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है ना, ये तो है ना।
टॉर्क क्या है? फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट। हेलो, यस सर। Yes, यस sir. ठीक है ना? सर। ये चीजें सबको पता है ना 11th Yes, क्लास sir. की? क्या ये सबको पता है चीजें? ठीक है, तो तुम यहाँ से टॉर्क निकाल सकते हो। यस सर। Yes, sir. निकालो कितना आएगा। अगर ये डाइपोल की ये दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, ठीक है। अभी डाइपोल, क्योंकि ये डाइपोल इस तरह से होगा तो इसको ये एक्सिस मान लेता हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाली जो मैंने बनाई है ये वाली, ठीक है। और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, इधर भी रोटेट कर रहा है, इधर भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। इधर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स, देखो इधर में इसमें फोर्स कैसे लग रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है ना, ये देखो, और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये एक्सिस से क्रॉस हो रहा है फोर्स। क्या ये फोर्स हैं वो एक्सिस से क्रॉस हो रहे No, हैं? sir. नहीं हो रहे, नो सर। ठीक है। तो एक्सिस से क्रॉस नहीं हो रहे, जैसे इसमें क्रॉस नहीं हो रहा था, वो क्या बनाएगा, टॉर्क बनाएगा। और टॉर्क बनाएगा इस तरह से जनरेट करेगा, क्या क्या जनरेट करेगा, क्या इसको ये रोटेट कराएगा, ये वाला फोर्स क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, और ये वाला फोर्स क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो जनरली जब हमारे पास एक फोर्स होता है, एक फोर्स होता है, तो हम टॉर्क कैसे निकालते हैं, इस कंडीशन में पता होगा सबको, आर एफ साइन थीटा। कि आर और एफ के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, अगर ये थीटा एंगल बन रहा है, तो जो टॉर्क निकालते थे आर एफ साइन थीटा निकालते थे। याद करो, अगर एक फोर्स है, ये आर है, इन दोनों के बीच में थीटा बन रहा है, तो आर एफ साइन थीटा से टॉर्क निकालते थे। लेकिन हमारी कंडीशन में क्या है, दो फोर्स है हमारे पास में, यहाँ पे भी तो फोर्स लग रहा है भाई, दो पॉइंट्स पे फोर्स लग रहा है। यहाँ पे तो एक फोर्स लगता था, यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क कितना आएगा, तो सिंपल सी बात है, आर एफ साइन थीटा तो आएगा ही आएगा, और प्लस आर एफ साइन थीटा एक और आ जाएगा। भाई दोनों कंट्रीब्यूशन इधर ही कर रहे हैं, तो दोनों का जुड़ जाएगा टॉर्क। तो दोनों का जोड़ो कितना आएगा, टॉर्क नेट कितना आएगा? 2 RF sin थीटा। हाँ, 2 RF sin थीटा। तो 2R को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2R बोल सकता हूँ टोटल डायामीटर इन दोनों के बीच का, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डायामीटर, है ना। तो इसका बोल सकते हैं डायामीटर इंटू फोर्स इंटू साइन थीटा, है ना। ऐसा बोल सकता हूँ ना, यस सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कि अगर तुम्हारे पास एक तरीका तो ये टॉर्क निकालने का, एक तरीका क्या होता था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तुम्हें पता होगा, तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, तुम एक फोर्स परपेंडिकुलर जो भी है ना, इसका फोर्स जो परपेंडिकुलर फोर्स है आर के साथ में, वो वाला फोर्स ले लो, ठीक है। जो भी परपेंडिकुलर फोर्स है उसको, फोर्स को कंसिडर कर लो, ठीक है। परपेंडिकुलर फोर्सेस, ये इसके साथ परपेंडिकुलर बना रहा है, ये तो परपेंडिकुलर बना रहा है, अगर मान लो परपेंडिकुलर ना हो, जैसे इस कंडीशन में नहीं है परपेंडिकुलर, ये जो डायमीटर है, डायमीटर से ये परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ ना कुछ एंगल अलग बना रहा है इसके साथ में, ठीक है। तो उस कंडीशंस में क्या करना है अपने को, उस कंडीशंस में अपने को क्या करना है, इस फोर्स को एक्सटेंड करना है और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो टॉर्क निकालने का दूसरा मेथड क्या है, फोर्सेस को एक्सटेंड करना है और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेनी है। तो ये 2R क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ना। तो साइन थीटा उसमें मर्ज हो जाएगा, 2R साइन थीटा एक प्रकार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और ये F के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फिर जो यहाँ पे डाइपोल में हम जो टॉर्क निकालते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि इन फोर्सेस को एक्सटेंड करो और इन दोनों के बीच की डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। एक मेथड वो है, दूसरा मेथड इस मेथड से भी जा सकते हो, है ना। तो दोनों से कर सकते हो। तो जो हमें टॉर्क निकालना है, ये नेट फोर्स जीरो होगा, ये सबको समझ में आया, ये समझ में आया सबको, नेट फोर्स जीरो होगा। यस सर। यस बस सर। टॉर्क निकालना है अपने को। टॉर्क देखो, ठीक है। तो टॉर्क निकालने का मैंने मेथड बता दिया, फोर्सेस को करोगे एक्सटेंड और परपेंडिकुलर डायमीटर ले लोगे उनका, ठीक है। फोर्सेस को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, कर सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा था एक और एक यहाँ पे लग रहा था, तो फोर्सेस को एक्सटेंड कर सकते हो। माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, फोर्स यहाँ पे भी लग रहा था और यहाँ पे सेम फोर्स लग रहा था, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, अगर ये तो मुझे पता है डी है, ये डी है, ठीक है। और ये इस एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, ये वाला थीटा एंगल बना रही है, ये भी पता है मुझे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी जो मैं अभी बना रहा हूँ, 3 sin थीटा। ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फोर्सेस से,
तो ये ग्रीन कलर वाली लाइन, इसकी डायमेंशन निकालनी है तुम्हें। अगर ये डी है तो ये कितनी होगी? चलो फिर कैसे निकाल सकते हैं, ट्रायंगल में लगाओ। ये अगर डी है तो ये d/2 हो जाएगी, है ना? हेलो, ये d/2 हो जाएगी ना? यस सर। तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये d/2 हो जाएगी। तो ये कितना आएगा? d/2 साइन थीटा। निकाल लोगे सब? सिमिलरली ये भी d/2 साइन थीटा आएगा। तो टोटल ग्रीन लाइन की लेंथ कितनी हो जाएगी? d/2 + d/2 साइन थीटा। ठीक है, तो डायमीटर निकल गया ना दोनों फोर्सेस के बीच का, जो सर्कुलर मोशन करवा रहे थे। तो कितना टॉर्क आएगा यस। नेट इस डायपोल के ऊपर? FD साइन कितना थीटा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू ये करना है, ठीक है, इसलिए डॉट लगाना, डी साइन थीटा। ठीक है, एफ डी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, फोर्स को क्या लिख सकते थे? मैंने फोर्स को लिखा था, फोर्सेस दोनों के निकाले थे, QE। कितने थे? Q इंटू ई। तो Q इंटू ई इंटू डी साइन थीटा। तो Q इंटू डी को क्या बोल सकते हो? डाइपोल। डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये टर्म आ रहा है टॉर्क का। ठीक है, नोट कर लो। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको? P क्रॉस E। पी क्रॉस सी। पी क्रॉस सी को ओपन करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म है, ये नोट कर लो सब। जहां तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, तो टॉर्क कितना आएगा? पी ई साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पे? इस पी ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड थी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसके साथ कितना एंगल बनाया है? ठीक है, ये है। तो ये चीज ध्यान रखना तुम। ठीक है, क्या दूसरा मेथड समझना चाहोगे जिससे टॉर्क निकालते हैं? यस सर। चलो, दूसरा मेथड अगर किसी को समझना है तो देख सकता है। तो जैसे 11th क्लास के मेथड से जाओगे तो 11th क्लास का मेथड क्या था कि जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इससे r डिस्टेंस के ऊपर तुम्हारा कोई भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, कोई भी फोर्स लग रहा है, तो जैसे ये कोई फोर्स लग रहा है F। ठीक है ना? तो एफ आर साइन थीटा, मतलब एफ का जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला, तो ये कितना होगा? अगर ये एफ है, ठीक है ना, और तुम एंगल अगर निकालोगे इस तरह से, ठीक है, तो ये वाला थीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो एफ कोस 90 माइनस थीटा, ये एफ साइन थीटा के आसपास आएगा लगभग। ठीक है, तो अब तुम क्या कर सकते थे? दिस फोर्स इनटू दिस, ये अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है। अब तुम निकाल सकते हो एफ साइन थीटा इंटू आर, वही टॉर्क होता है। मतलब आगे ना बात समझ में? जैसे कोई भी ये आर है और इन जनरल कोई भी फोर्स लग रहा है ऐसे, तो इनका टॉर्क निकालना है अपने को। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जो एक्सिस है, तो कैसे निकालते हैं? आर क्रॉस एफ तो निकाल ही लोगे, लेकिन एक मेथड और क्या, एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो। पहले हम आर का कंपोनेंट ले रहे थे ना, पहले वाले मेथड में क्या था, एफ ऐसे रखे थे और फिर आर का कंपोनेंट इधर लिया था, ये आर निकाली थी, ऐसे किया था। दूसरे मेथड में क्या कर रहे हैं, एफ का कंपोनेंट ले रहे हैं। तो एफ का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा भाई? एफ का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा। ये जैसे F। थीटा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा। समझ में आया तो कैसे हुआ एफ साइन थीटा? ये थीटा है यस तो ये सर। 90 माइनस थीटा, तो एफ का ये कंपोनेंट कोस होता है, एफ कोस 90 माइनस थीटा मतलब एफ साइन थीटा। तो अब इस पे नेट टॉर्क कितना आया? एक फोर्स के कारण नेट फोर्स कितना आया? रेडियस इंटू एफ साइन थीटा। ठीक है, ये एक टॉर्क आया यस। इस एक के कारण। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा, इसके इस डायरेक्शन में भी इस तरह से फोर्स लग रहा है कोई, तो इसके कारण भी आएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा, इंटू 2 रेडियस हो जाएगा, 2 रेडियस है ना। और रेडियस कौन सी है अभी ध्यान रखना, ये वाली हाफ रेडियस है, तो टोटल डायमीटर। तो अब अपना देखो, अपन अपन ऐसा केस लिए थे
कि ऐसे मैंने डाइपोल रखा था, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, इसको AOR बोलते हैं। तो ये वाला अपना फोर्स लग रहा था इधर और ये वाला फोर्स लग रहा था इधर, ठीक है। तो हमने ये कंपोनेंट लिया F sin थीटा, ये लिया F sin थीटा, और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये टू रेडियस कितनी है, ये अपन ने जो एक्चुअली में लिया D है ये, है ना। तो ये किसके बराबर है, D के बराबर है, तो ये तो हो गया D, ठीक है। ये हो गया sin थीटा, और F हमने क्या लिया, QE। तो कितना आएगा ये यहाँ से, सेम आया ना, PE sin थीटा। है ना। तो दो तरीके हैं इसके निकालने के, फोर्स का 90 डिग्री, फोर्स का कंपोनेंट ले लो रेडियस के 90 डिग्री में, है ना, ये वाला 90 डिग्री ले लो, या फिर इस फोर्स को इस ये डिस्टेंस निकाल दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो बात एक ही है। क्या सबको समझ में आया टॉर्क निकालना, ठीक है। यस सर। कोई भी एक मेथड लगाओगे तो तुम इस तरह से डिराइव कर लो, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं तुमसे कुछ चीजें पूछता हूँ कि टॉर्क मैक्सिमम कहाँ लगेगा, टॉर्क मिनिमम कहाँ लगेगा, और टॉर्क जीरो कहाँ कहाँ पे लगेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कहाँ लगेगा और कितनी वैल्यू होगी, निकाल सकते हैं कोई। टॉर्क कितना लगता है वैसे तो तुम देख ले होगे ना, साइन थीटा पे डिपेंड करेगा। PE sin थीटा, ठीक है। तो किस कंडीशन में लगेगा, कैसे लगेगा, वो सब इसको देखते हैं अभी। तो सब 90 सिंपल सी बात है कि देखो P है, P कांस्टेंट है। क्यों P कांस्टेंट है, क्योंकि P क्या है, Q इंटू D है। तो भाई डाइपोल को थोड़ी बदल दोगे, डाइपोल का चार्ज, डाइपोल की डिस्टेंस, उसको नहीं बदलोगे, तो ये कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ साइन थीटा के ऊपर। तो टाउ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा दोनों के बीच में, किसके बीच में, जैसे ये P है और ये E है, इन दोनों के बीच में जैसे जैसे ये थीटा बदलेगा तो ये टॉर्क बदलेगा, ठीक है। साइन थीटा का वेरिएशन कैसा होता है, किसी ने ग्राफ बनाया होगा ऐसे, साइन थीटा ऐसे ही तो होता है यस सर। थीटा के साथ में, बढ़ेगा घटेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। थीटा के जब 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम 1 वैल्यू ले लेगा, है ना, सबको पता है। 180 पे 0 ले लेगा, ठीक है। 360 पे 0 ले लेगा अगेन, ये 270 पे माइनस ले लेगा। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब क्या होगा, कब होगा बताओ, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। 90 डिग्री, पाई/2। ठीक है। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा और डाइपोल ऐसा होगा बिल्कुल, तो 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो टॉर्क होगा, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी उसके टाइम में, टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, साइन 90 पुट कर दोगे यहाँ पे, PE PE। अच्छा, टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 270 270 होगी, और कितना आ जाएगा ये, टॉर्क माइनस PE। माइनस PE। 270 कैसे होगा, जब E की वैल्यू ऐसे होगी और P की वैल्यू कितनी होगी, कैसे होगी, नीचे होगी इस तरह से, ठीक है। तो ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक का 270, है ना। ऐसे मेजर करना है, कोई ऐसे मेजर कर ले, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मेजर, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, ठीक है। अच्छा, टॉर्क जीरो कब कब होगा, 0 पे, 180 पे, 360। हाँ, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, 180 हो, 360 हो, इनके 360 का मतलब 0 डिग्री हो गया, 360 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब टॉर्क जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, 0, है ना। तो मिनिमम कितनी हो सकती है, -PE, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, PE, और मिडिल रेंज है 0। तो मिनिमम 0 मत बोल देना टॉर्क को, ठीक है। अच्छा, तो कितना आएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, या तो P ऐसा हो या फिर P ऐसा हो, ठीक है। या तो ये 0 डिग्री बना रहा हो या ये कितना बना रहा हो, 180 डिग्री। सबको आया समझ में, यस सर। यस सर। ठीक है। तो जैसा जैसा टॉर्क का ग्राफ है, मतलब जो टॉर्क का ग्राफ है, ठीक है, टॉर्क का ग्राफ ये साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, तो टॉर्क का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि भाई ये सब कांस्टेंट है बाकी। तो टॉर्क का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, तो टॉर्क के साथ में थीटा, अगर थीटा बढ़ाओगे तो टॉर्क बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, ऐसे चलेगा, है ना। तो टॉर्क की दो टर्म्स आ रही है, एक पॉजिटिव टर्म्स भी आ रही है और नेगेटिव टर्म्स भी आ रही है। तो कोई मेरे को बताएगा पॉजिटिव टर्म्स क्या होती है और नेगेटिव टर्म्स क्या होती है, नेगेटिव टॉर्क से क्या समझते हो, पॉजिटिव टॉर्क से क्या समझते हो, बताएगा। हम्म, बता सकते हो कोई?
पॉजिटिव टॉर्क और नेगेटिव टॉर्क में क्या फर्क होता है? टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं पहले तो ये बताओ। जैसे तुम्हारे पास में ये ई है और ये पी है, इन्होंने थीटा ऐसा बनाया, थीटा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो कैसे निकालोगे ये, इसका टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा वो बताएगा मेरे को भाई। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं टॉर्क की? पी क्रॉस ई, इस मेथड से, राइट हैंड रूल। यस सर। पी की तरफ पी की तरफ अपनी क्या करोगे, जो फिंगर है वो करोगे और उसको रोटेट करोगे ई की तरफ में, तो जो तुम्हारा Upward. थंब का डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड आउटवर्ड। डायरेक्शन। आउटवर्ड कैसे आएगा? हम ऊपर की करो तरफ करो आएगी सारे, सर। करो सारे फिंगर्स को लेके जाओ पी की तरफ, अच्छा ठीक डाउनवर्ड है। आएगा सारी फिंगर्स राइट। को, सारी फिंगर्स को, सब फिंगर्स को, ठीक है। फिंगर्स और थंब के बीच में 90 डिग्री बनाओ पहले तो, सारी फिंगर्स और थंब के बीच में 90 डिग्री बनाओ, ठीक है। यस। अब फिंगर्स को क्या करो, पी से ई की तरफ लेके जाओ, पी से ई की तरफ लेके जाओ, तो तुम्हारा थंब कहाँ पे जा रहा है? इसी पे नहीं लेके जाएंगे। आउट आउटवर्ड हाँ, जा रहा है। ई से पी क्यों लेके जाओगे? ये क्या है? थीटा मेजर कैसे करेंगे? नहीं नहीं नहीं, थीटा के जगह ये थीटा मेजर कर रहे हो, तुम्हें तो इधर जाना है ना, पी से ई, ठीक है। हाँ, एक इमेज है मेरे पास, वो तो उससे उनसे समझ जाओगे। ये सबने नोट कर लिया? यस सर। ये देखो, दिख गई? दिख रहा है कैसे निकालना है? अगर तुम पी से ई की तरफ जा रहे हो, जैसे ये पी है, एक सेकंड, और जैसे तुम्हारा ये क्या है, पी है, और ये तुम्हारा ई है, तो पी से ई की तरफ जाओगे तो ये तुम्हारे पी क्रॉस ई की डायरेक्शन देगा थंब। सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है। अपने केस में उल्टा है, पी से ई की तरफ जाओगे, ठीक है, तो इस इमेज को उल्टा कर दो, घुमा दो, ठीक है, तो नीचे आएगा थंब अपना, है ना, जो हमने अभी जो केस पढ़ा था उस केस में, ठीक है। क्या सबको समझ में आएगी? यस सर। तो ये पी है, ये ई है, सर वॉइस नहीं आ रही। सर आपने म्यूट किया हुआ है अपना माइक। हो गया, सॉरी। चलो पी से ई जाओ, कितना आएगा? आवाज आ रही है मेरी? सर पी से ई अपवर्ड जाओगे आएगा। कि अपवर्ड आएगा ना? सबको पता लग गया ना ये?
तो अगर तुम नेगेटिव टॉर्क का मतलब क्या है, तुम अपवर्ड हो, और पॉजिटिव टॉर्क का मतलब तुम क्या हो, हम इनसाइड द पेज हो। जब तुम पी और ई ऐसा ले रहे हो, इनिशियल कंडीशन ऐसी ले रहे हो, सबको बात है समझ में? तो टॉर्क बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो भाई? मैग्नीट्यूड तो तुम्हें पता है, ये वाली चीज, मैक्सिमम मिनिमम जीरो, तो पता है सबको, समझ में आई बात? चलो यहाँ से लास्ट टॉपिक इसका इसका जो नेक्स्ट है, हम अब निकालते हैं वर्क डन। ठीक है, अब वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्यों आता है यहाँ पे, देखो क्यों आता है वर्क डन का कॉन्सेप्ट। किस कंडीशन में फोर्स जीरो लगता है, मेरे को बताओ, किस कंडीशन में टॉर्क जीरो लगता है, टॉर्क इस कंडीशन 0-180 परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी, हाँ इसमें मैक्सिमम लगता है ना, टॉर्क कितना, मैक्सिमम। ठीक है, तो चलो मैं 2-3 कंडीशंस बनाता हूँ, तुम समझ जाओगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें 2-3 केस बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने ये केस बनाया फर्स्ट, ये सब पी वेक्टर है सभी, ऐसा बड़ा दिखा रहा है। ये पी वेक्टर है, ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद में ऐसा पी हो गया, ऐसा हो गया, चलो ठीक है। फिर रोटेट होता गया ना, डाइपोल रोटेट होता गया, डाइपोल रोटेट हो गया, ये पी इधर आ गया। ठीक है, तो अलग अलग पोजीशंस दे देता हूँ मैं इसकी। ये इसकी मान लो फर्स्ट है, फर्स्ट पोजीशन, ये इसकी सेकंड है, और ये थर्ड पोजीशन है। ठीक है, तो तुम टॉर्क बता सकते हो सारी कंडीशंस में कि कितना कितना आएगा। फर्स्ट कंडीशन में टॉर्क कितना आएगा, फर्स्ट थर्ड में जीरो, जीरो। सेकंड में सेकंड में मैक्सिमम आएगा, पीई, है ना, हाँ वो निकाल लोगे, पी ई आएगा। और 3 में कितना आएगा, जीरो आएगा अगेन। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पे लगेगा, इस पे लगेगा। ठीक है, और जब तुम इस साइड जाने लगोगे तो धीरे धीरे जीरो होने लगेगा, और तुम इस साइड जाने लगोगे तो धीरे धीरे जीरो होने लगेगा, है ना। तो तुम जब यहाँ पे थे तो जीरो टॉर्क लग रहा था, धीरे धीरे तुम इसको इधर लेके गए, जैसे इस पोजीशन पे आए तुम, तो तुम्हारा कुछ ना कुछ ऐसे टॉर्क लग रहा था। ठीक है, किस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा था, पता लग गया होगा। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तुम्हारा, राइट वर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो टॉर्क तुम्हारा कैसे लगेगा, इस साइड में, इनसाइड द पेज। ठीक है, तो तुम जैसे जैसे इधर जा रहे हो, जैसे जैसे तुम इधर मूव कर रहे हो, तो तुम्हारा टॉर्क बढ़ता जा रहा है, ये नोटिस कर रहे हो भाई, इस चीज से देखो ना, 90 डिग्री तक गए तो तुम्हारा टॉर्क बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा? ठीक है, तो ये कंडीशन कैसी है, जैसे इनफाइनाइट से मैं कोई चीज लेके आता हूँ, जहाँ पे इनफाइनाइट में जीरो फोर्स लग रहा था, मैं धीरे धीरे किसी चीज को लेके जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे फोर्स बढ़ रहा है, तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, मेरे को वर्क डन पॉजिटिव करना पड़ता था। पोटेंशियल्स की बातें याद करें, याद है सबको? जैसे यस जैसे सर। मैं जीरो फोर्स से कुछ कुछ जा रहा हूँ पास चार्ज के, तो मेरे फोर्स बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे पास जा रहा हूँ फोर्स बढ़ा रहा है, तो मेरे को भी अपना फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, और मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा इनिशियल मतलब अगर मैं एंगल मतलब यहाँ से स्टार्ट करूँ जीरो से लेके 90 तक कितना वर्क डन करना पड़ा, 2 से 3 तक कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव समझ सकते हो तुम। यहाँ से जहाँ जाओगे पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाओगे तो नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम डिक्रीजिंग पोटेंशियल, डिक्रीजिंग फोर्स की तरफ जाओगे। यहाँ मैक्सिमम फोर्स था, तो यहाँ से यहाँ वर्क डन पॉजिटिव करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाओगे तो नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन कैलकुलेट कैसे करें, जैसे मान लो ये थीटा एंगल है, थीटा जनरल एंगल थीटा है ना, ये जनरल कोई पॉइंट है, ये थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस डाइपोल को यहाँ थीटा 1 से लेके थीटा 2 ले जाने में मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया सबको, थीटा 1 से थीटा 2 ले जाने में मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अभी थीटा 1 कुछ भी हो सकता है, थीटा 1 जीरो भी हो सकता है, थीटा 2 90 भी हो सकता है। तो तुम्हें पूछ लेगा 0 से 90 तक करो, तो थीटा 1 को 0 कर दो, थीटा 2 को 90 कर दो, यहाँ से यहाँ। तो कोई भी जनरल 2 एंगल है, थीटा 1 थीटा 2, ठीक है, तो उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा।
तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? रोटेशनल, हेलो, किसी ने 11th क्लास के अंदर रोटेशनल फिजिक्स अच्छे से अगर करी है सबने, रोटेशनल मोशन, तो वहाँ पे हम वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। तो वर्क डन निकालते हैं तो वहाँ रोटेशनल वर्क डन जो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आता है, तो वो कितना आता है कोई बताएगा? वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इनटू थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको छोटा सा एंगल धीरे धीरे करके वर्क डन निकालना है, क्योंकि यहाँ पे भी तुम देखो जैसे जैसे तुम इधर जा रहे थे तो फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो मेरे को क्या करना पड़ा था, छोटा सा एलिमेंट dx लेना पड़ा था, छोटा सा फोर्स df लेना, छोटा सा फोर्स f लेना पड़ा था, और इस तरह से मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था f dx। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, तो छोटे छोटे d थीटा के अंदर मूव करना पड़ेगा। तो मेरा नॉर्मली क्या होता है, f इज इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा होता है, सबको पता है। वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा, ये कहाँ से आता है पता है सबको? हेलो, यस सर। वर्क डन को तुम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हो ना जैसे, तो रोटेशनल मैकेनिक्स में फोर्स इंटू थीटा हो जाता है, टॉर्क इंटू थीटा हो जाता है, क्योंकि रोटेशन में फोर्स को टॉर्क से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कुछ स्मॉल एंगल पे लेके जा रहे हो तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, ये बात सबको समझ में आई? स्मॉल वर्क डन, दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट करो। अब इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, थीटा को बताएगा मेरे को, थीटा 1 से थीटा 2, और यहाँ पे वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन, ये सेकंड पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में जाने में वर्क डन कितना करना पड़ा? फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में वर्क डन कितना करना पड़ा? ये करना पड़ा। ये सबको समझ में आया? ये बात सबको समझ में आया? वैल्यू पुट कर लो, टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है? पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, वर्क डन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड पोजीशन, ठीक है। इसको ओपन करो, पीई कांस्टेंट है बाहर ले लो, साइन थीटा का कितना आएगा? माइनस कोस थीटा इंटीग्रेशन थीटा 2 थीटा 1 कितना आएगा? माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ठीक है ना? सबको समझ में आया ये? कितना आएगा फाइनली? Yes, sir. बस इतना ही लिख दो, उसको ज़्यादा बेटर है। कोस जब पे थीटा 1 से थीटा 2 जाओगे तो पहले थीटा 2 आएगा फिर थीटा 1 आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं है यहाँ पे, तो कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं है, पर ध्यान रख लेना इसको, थीटा 1 थीटा 2 का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर नेगेटिव साइन जो भी इसके कारण आया, ठीक है, और थीटा 2 पहले थीटा 1 बाद में, थीटा 2 थीटा 1 से थीटा 2 जाते, ठीक है। या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे। वर्क डन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड इज इक्वल टू पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 नेगेटिव साइन के साथ, सब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी बेटा, कीर्तन आ रही हूँ मैं, क्या 1-5 से है ना? हेलो सर आपने माइक म्यूट किया हुआ है। ऑटोमेटिकली म्यूट हो रहा है, क्या चक्कर है? चलो तुम देखो यहाँ पे 0 डिग्री से 90 डिग्री में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बता सकते हैं कोई? वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, माइनस का भी। माइनस पीई थीटा 2 कितना है? कोस 90 माइनस कोस 0, ठीक है। कोस 90 0, कोस 0 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस ई। सबको समझ में आया? यस सर। मैंने तुम्हें ये चीज बताई भी थी, जब तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तो तुम्हें पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा, क्यों? तुम किसी टॉर्क के खिलाफ वर्क डन कर रहे हो, अपोजिट में, है ना? तो तुम्हें यहाँ से यहाँ कुछ वर्क डन करना पड़ेगा,
सबको समझ में आई ये चीज? ये प्रॉब्लम की फॉर्म में लिख लो। एक प्रॉब्लम और देख लो। अगर तुम्हें 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री करना हो तो कैसे करोगे? कितना आएगा वर्क डन? माइनस का पीई। माइनस पीई कोस 180 माइनस कोस 0, सॉरी कोस 90। ठीक है, माइनस पीई कितना आएगा? कोस 180। कोस 180 मतलब -1। ठीक है, ठीक है ना? कोस 180 -1 ही हो जाएगा ना। और कोस 90 कितना हो जाएगा? 0। कितना वर्क डन आएगा? एक सेकंड। दोनों पॉजिटिव पे ध्यान दें। ठीक ठीक, नोट कर लो इसको एक बार। सही है बिल्कुल। 90 से 180 प्लस पी। मैं बताता हूँ पॉजिटिव क्यों आएगा ये। नोट कर लो इसको एक बार। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ फिर तो उससे उससे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ क्या आया था? पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। बताता हूँ क्यों आएगा, नोट कर लो एक बार। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और कराता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। तो फिर से वर्क डन लेता हूँ। ठीक है, अब तुम ये निकालो 0 डिग्री से लेके घुमा के तुमने 180 कर दिया। ठीक है, 0 से 180 कितना होगा? मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन में कितना कर दिया? पॉजिटिव का पीई। माइनस पीई, ये कितना आएगा? कोस थीटा 2 180 कोस 0 माइनस पीई 2p -1 कोस 0 1। ठीक है, तो कितना आएगा? 2 पीई। यस। ठीक है, अच्छा इस एग्जांपल से अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं 0 से 180 डिग्री जा रहा हूँ, 0 से 180 डिग्री जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क डन करना पड़ा था? पीई वर्क डन करना पड़ा था। और यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री तक कितना करना पड़ रहा है? 2 पीई करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ भी मेरे को कुछ वर्क डन पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ मेरे को पीई वर्क डन करना पड़ा, यहाँ से वहाँ मेरे को पीई वर्क डन करना पड़ा, और टोटल कितना करना पड़ा? 2 पीई वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, पिछले तीनों एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, अब बताता हूँ कि क्यों वर्क डन करना पड़ रहा है तुम्हें, पॉजिटिव वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये चीज समझते हैं कि तुम्हें पॉजिटिव वर्क डन यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है। अच्छा, अपोजिट ले आता तो मैं यहाँ से यहाँ ले आता, यहाँ से यहाँ ले आता और यहाँ से यहाँ ले आता तो नेगेटिव आता सबका। उल्टा साइन चेंज हो जाते तो सबके नेगेटिव आ जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है, ये चीज देखो। अच्छा, कोई पोटेंशियल एनर्जी बताएगा? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? कोई बताएगा मेरे को, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? और फिर वो डाइपोल में भी देखेंगे कि डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है। हम्म, हेलो। कोई पोटेंशियल एनर्जी बताएगा मुझे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है?
म्यूट है सर मैं। ये अपने आप म्यूट हो रहा है, पता नहीं। ठीक है, मुझे लग रहा है तुमने कोई रिकॉर्डिंग की कर है रहा ना? है सर? नहीं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरे को सर किसी ने लेफ्ट करवा दिया था। नहीं, वो ऐसा है ना कि जैसे तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो मेरे को लग रहा है वैसे, अदरवाइज मैं, रुको एक मिनट, अगर कोई कर रहा है ना, ओके, तब नहीं करे। ठीक, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ऐसे निकालते हैं। ठीक है, कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, तो एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि ये कितना निकल के आया था, अभी हमने कैलकुलेट किया इसको, ये वर्क डन किया ना, कैलकुलेट कितना किया, थीटा फाइनल कोस थीटा इनिशियल, यही तो किया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो बस मैंने सर। ये टर्म एक्स्ट्रा लिख दी और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल कितना। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि तुम्हारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है ना, किसी सिस्टम की तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है। जैसे मान लो किसी यू पोटेंशियल एनर्जी, मान लो फाइनल स्टेट की डिफाइन करनी है तुम्हें कि क्या होगी, है ना, कैसे निकाल सकते हो इस कंडीशन में कि यू इनिशियल को जीरो कर दो, यही तो बात है ना भाई। अगर तुम यू इनिशियल को जीरो कर दोगे तो डेफिनेटली तुम्हें यू एफ मिल जाएगा इसी वर्क डन फॉर्मूले से, नहीं मिल जाएगा? ठीक है, मतलब किसी भी, जैसे मान लो यस सर। स्टेट्स कितनी हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, तुम्हें एक की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है भाई। चेंज निकाला तुमने, वर्क डन निकाला यहाँ से यहाँ का, लेकिन इस खुद का पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इनिशियल वाले की जीरो कर दो, इनिशियल वाले की पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दो। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो कैसे कर सकते हो इनिशियल वाले की, पता लग रहा होगा, इसको जीरो करना पड़ेगा, और इसको जीरो करो कब कर सकते हो, थीटा कितना होता है, इनिशियल 90। 90। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे करते हैं कि उसका इनिशियल एंगल को 90 कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा, अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उसकी इनिशियल एंगल क्या कर देंगे, 90 डिग्री कर देंगे। अगर थीटा हमारा इनिशियल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो तुम एक बात बताओ, वर्क डन अब कितना आएगा हमारा, अब ये थीटा, ये इनिशियल 90 डिग्री होगा तो यू इनिशियल 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यू फाइनल के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यू एक इस स्टेट के ऊपर इक्वल आ जाएगा जिसके ऊपर मैं निकाल रहा हूँ, तो यू एक्स मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम निकालोगे तो माइनस पी ई कोस थीटा एक्स इसके बराबर आएगा। जो ये होती है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, एट जनरल पॉइंट, है ना, एट जनरल पॉइंट, एट जनरल पॉइंट, पॉइंट का मतलब एट जनरल थीटा, ऐसे लिख लो, एट जनरल थीटा। ठीक है, थीटा लिख लो यहाँ पे, थीटा ज़्यादा बेटर है, एट जनरल थीटा। ठीक है, सबको समझ में आएगी बात, एट जनरल थीटा पे तुम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो किसी की। यस। ठीक है, तो 90 डिग्री पे यस निकाल सर। के, तो 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यू 90 डिग्री कितनी होगी भाई, यू 90 जीरो। डिग्री निकाल सकते हो ना, जीरो। ठीक है, यू जीरो कितनी होगी, माइनस पीई पी। माइनस पी ई। यू 180 डिग्री कितनी होगी, प्लस पीई। प्लस पी ई। तो तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैं 3 पोजीशंस बनाता हूँ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, 0 डिग्री, सॉरी, जीरो, 0 डिग्री पे जीरो आ रही है, सॉरी, माइनस पी ई आ माइनस रही है, पीई माइनस पी ई आ रही है। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो आ रहा है और यहाँ पे कितनी आ रही है, प्लस पी ई आ रही प्लस है। पीई। हाँ, तभी तो देखो तुम, अब अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से अगर तुम यहाँ जा रहे हो, ठीक है, अगर भाई तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो वर्क डन क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो दिस माइनस दिस करो, जीरो माइनस माइनस पी कितना आएगा, प्लस पी। तो यहाँ से यहाँ तक कि कितना वर्क डन करना पड़ा,
प्लस पीई। आगे बात समझ में? हेलो, Yes, sir. सर यहाँ से यहाँ कितना करना पड़ा? फाइनल क्या है? पीई। इनिशियल क्या है? 0। तो अगला यहाँ भी कितना करना पड़ा? पीई माइनस 0। कितना? पीई। सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. अच्छा, इसकी 270 का निकालोगे तो अगेन 270 का भी 0 आएगा, तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी 0 ही आएगी 270 का। अच्छा, तुम यहाँ से यहाँ जाना चाहोगे तो कितना आएगा? दिस माइनस दिस कितना आएगा? माइनस पीई। Minus of P. और यहाँ से यहाँ जाना चाहोगे तो कितना आएगा? माइनस पीई। फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो, यहाँ से तुम यहाँ जाओगे तो माइनस पीई प्लस पीई प्लस पीई। तो तुम अगर यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितना आएगा? माइनस 2 पीई। यहाँ से यहाँ माइनस 2 पीई, और यहाँ से यहाँ जाओगे पूरा तो प्लस 2 पीई। तो कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो ना? कोई भी Yes, वैल्यूज sir. निकाल सकते हो ना? तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी एट जनरल पॉइंट को डिफाइन करते हैं, और इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं, मतलब जो वर्क डन निकालते हैं, है ना? तो जनरल पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट पे थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो कितनी आएगी? पीई कोस थीटा माइनस का, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? डेल्टा यू। वो कैसे आएगा? अगर मैं फाइनल इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहा हूँ तो कितना आएगा? वो होता है फाइनल माइनस यू इनिशियल, और जिसको हम फाइनली क्या लिखते हैं? माइनस पीई कोस थीटा एफ माइनस कोस थीटा। सबको समझ में आया ये चीज? यहीं से ये बन जाएगा, और Yes, ये sir. वैलिड भी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूँ, करके देखो सारे। लास्ट क्वेश्चन है इसका। इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग लेंथ, डाइपोल की लेंथ अपने को दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एंड चार्ज दे रखा है, चार्ज दो चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो कितना दे रखा है? 2 इंटू 10⁻³ कॉल, ठीक है? प्लेस्ड एट 30 डिग्री with respect to a uniform electric field, ठीक है? एक्सपीरियंस है टॉर्क, टॉर्क दे रखा है 8 न्यूटन मीटर। टॉर्क का तुम्हें पता होगा ना, टॉर्क क्या होता है? पीई है ना, पीई मल्टीप्लाई होता है, तुम यूनिट निकाल लेना इसकी, ठीक है? फाइंड, क्या निकालना है? फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इस पोजीशन पे, ठीक है, 30 डिग्री का, ठीक है? थर्ड क्या निकालना है? इफ इट इज increased to theta is equal to 60 degree, find work done, ठीक है? निकालो, सारे निकालो। समझ में आया सबको? फर्स्ट तो आसानी है, कैसे करोगे? टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई, पता होगा सबको। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? 16 टाउ अपॉन पी साइन थीटा, ठीक है? थीटा पता होगा, ये पी है, ये ई है, तो ये थीटा बना रहा है थीटा, ठीक है? तो ये थीटा 30 डिग्री तुम्हें दे रखा है। तो टाउ की वैल्यू कितनी है? 8 दे रखी है, ऐसा यूनिट ही रखनी है, न्यूटन मीटर ऐसा यूनिट है तो ऐसा यूनिट में रखते हैं। पी की वैल्यू कैसे लिखते हैं? क्यू इंटू डी, तो दिस इंटू डी। तो दिस कितना है? 2 इंटू 10⁻³ कॉलम है, ऐसा यूनिट है, लेकिन 5 ऐसा यूनिट नहीं है, तो 5 को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, 5 इंटू 10⁻²।
साइन थीटा, साइन 30 कितना होता है? साइन 30 हाफ, तो 1/2, तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, कैंसिल। तो 8/5, ठीक है, इंटू 10⁵ क्या सबका यही आया है? हेलो, Yes, sir. क्या सबका यही आया है? यस सर। ठीक है, 15 into 10 की पावर 4। हाँ वो कर लेना तो 8/5, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कैसे आएगा? पोटेंशियल एनर्जी एट जनरल थीटा यू, एट जनरल थीटा कैसे निकालते हो? डिफरेंस नहीं पूछा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पूछा, तो यू थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो माइनस कितना होता है? माइनस पी ई कोस थीटा, अभी करवाया था मैंने थोड़ी देर पहले, माइनस पी ई कोस थीटा, ठीक है। तो कितना आएगा? माइनस पी की वैल्यू तो हमने निकाली है, ये लिख लो, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻²। ई की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी है? ये रख दो, 8/5 इंटू 10⁵, ठीक है। और कोस थीटा, कोस थीटा कितना है? 30 डिग्री। निकाल लोगे सारे, इसको कैलकुलेट कर लोगे सारे, ये अलग है। सेकंड पार्ट को कैलकुलेट कर लोगे इसको, यस 5 से 5 कैंसिल, 8 + 16 इंटू 10⁻, ये कैंसिल हो जाएगा, -5 + 5 से, ठीक है। तो 16 इंटू कोस 30, कोस 30 कितना होता है? √3/2, तो 16 √3/2, ठीक है। 8√3। तो कितना आएगा? 8√3, तो 8√3 8√3। कितना? पोटेंशियल एनर्जी यू थीटा, ठीक है, U30 मतलब, तो कितना? 8√3 जूल, क्योंकि ऐसा यूनिट कर रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है, तो जूल में आएगा। सी पार्ट सबको समझ आया ये? सी पार्ट कैसे करोगे? व्हेन इट इज इंक्रीज टू 60 डिग्री, मतलब 30 डिग्री से लेके Delta हम U। इसको फिर एक सेकेंड, 60 डिग्री तक लेंगे, 60 डिग्री यहाँ होगा, तो थीटा 60 लेके गए, तो सिंपल सी बात है, क्या फॉर्मूला लगाओगे? वर्क डन का, है ना। तो वर्क डन का क्या लगाओगे? माइनस पी ई कोस θ2 माइनस कोस θ1, तो माइनस पी ई कोस θ2 कोस 60 माइनस कोस 30। वर्क डन पॉजिटिव आएगा, तुम पता है इधर से इधर जाओगे तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो कोस 60 कितना होता है? हाफ होता है, और ये कितना होता है? √3/2 होता है। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ऊपर आएगा √3 - 1 और /2। ये सबको समझ में आया? ठीक है। और पी ई टर्म आएगी, पी की वैल्यू कितनी है? ये लिख लो, 10 हो जाएगा, 5 × 10 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा ये पी की वैल्यू। और ई की वैल्यू तुम्हें गिवन है, ई की वैल्यू तुमने निकाली है 8/5, ठीक है ना, ठीक है, इंटू 10⁻5। तो ये कैंसिल हो जाएगा इनसे, ये 2 पे जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 8√3 - 1 जूल। ये सबका ये है, Yes, sir. 8√3 - 1। इसका वर्क डन कितना आएगा? 8√3 - 1, √3 की वैल्यू पुट कर लोगे ना, कितनी होती है? Yes, sir. 1.73 के आसपास, है ना। तो 0.63 इंटू 8, ये निकाल लेना कितना इतना जूल आएगा। पॉजिटिव आया है, क्यों आया है तुम्हें पता लग गया होगा, यहाँ से यहाँ जब जाओगे इधर पूरा पॉजिटिव ही आना होगा, ठीक है। अगर ये 0 डिग्री से होता तो कितना होता? यहाँ से यहाँ कितना होता है? पीई, सबको पता है ना वर्क डन, यहाँ से यहाँ भी पीई, यहाँ से यहाँ का 2 पीई, ठीक है। चलो आज इतना ही, बाकी कल जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कैपेसिटर। किसी को डाउट आज? ओके सर। No, sir. ठीक है, कैपेसिटर्स क्या है? कंडक्टर से रिलेटेड ही है, तो ये पता होना चाहिए कंडक्टर्स, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं।